बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में बड़े सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि एक तो आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हम भी आज मनाएंगे। हमने उस हिसाब से हमारे जो है क्या कहते हैं शो पे लोगों को बुलाया। वैसे था सैटरडे को, मगर हमने आज इसलिए रखा है कि हम इस चीज़ को मिस ना कर सकें, बिकॉज़ सैटरडे को ही मनाया गया था। तो मैंने कहा कि हम उसके ऊपर बात ना करें, अवेयरनेस ना फैलाएं, तो मुझे लगता है फिर हमारा जो है ना शो करने का जो फ़ायदा है कुछ नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से जिस चीज़ की अवेयरनेस पे पूरी दुनिया काम कर रही है, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। तो इसलिए वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो था सैटरडे को, उसके ऊपर आज हम अपने यहाँ पे लोगों को मधु करके आपसे फिर बात करवाएंगे। आप कॉल्स भी कर सकते हैं। और उसके अलावा कैंसर एक ऐसी बीमारी आपको पता है जो आपको ऐसे खोखला कर देती है, ऐसे ऐसे फैलती है, ऐसे जैसे मेरा हाथ फैल रहा है ना, ऐसे फैलती है। मेरी वालदा को कैंसर था, तो मुझे अंदाज़ा है मेरी फैमिली में और भी मेरी खाला, बहुत सी मेरी कुछ कज़न्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई। और बस मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, मगर ये बहुत पेनफुल है। कैंसर का पेन देखा नहीं जाता, क्योंकि मेरी वालदा जब कीमो के लिए जाती थी, रेडिएशन के लिए जाती थी, और उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही थी, अल्लाह बख्शे मैं बता नहीं सकती वो पेन। आपको पता है सबसे ज़्यादा पेन जब पेशेंट ख़ुद सह रहा होता है ना, उससे ज़्यादा जो उसको संभालने वाले होते हैं, जो उसके घर वाले होते हैं, उसकी फैमिली होती है, वो ज़्यादा पेन में होती है। उनसे उनका पेन नहीं देखा जा रहा होता। तो अल्लाह ताला सबको इस पेन से, तकलीफ़ से बचा के रखे। आज हमने ख़ास एक डॉक्टर हैं बहुत अच्छे, इस पेन के हिसाब से हमें बताएंगे कि अगर जो कोई कैंसर से सफ़रिंग पेशेंट्स हैं जिनको पेन है कैंसर के, तो वो किस तरीके से रिलीफ हासिल कर सकते हैं पेन की। क्योंकि बहुत सी मेडिकेशंस तो मना होती हैं, जब कीमो हो रही होती है, रेडिएशन होती है, तो बॉडी वैसे ही नीली हो जाती है। इतनी हैवी मेडिकेशंस होती हैं उनकी, ऐसी हैवी ड्रिप्स चढ़ रही होती हैं उनको। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा एक बहुत अच्छे से हमारे पास सिंगर हैं, मैंने कहा कि आपकी उनसे भी मुलाकात करवा दूं। फ़हीमुल हसन है हमारे पास, उनका बड़ा अच्छा बैंड है, यहाँ पर आपके सामने लाइव गिटार में परफॉर्म करेंगे। देखने में बड़े प्यारे हैं, आवाज़ भी बड़ी प्यारी है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि नए टैलेंट को ये प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, इस प्लेटफॉर्म को मैंने उनको भी प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना टैलेंट यहाँ दिखा के आपके सामने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें, अपने टैलेंट से अपनी एक पहचान बना सकें। और अगर देखें ना, मैं आपको बताती हूँ, हमेशा जैसे उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब थे, बहुत बड़ा इंसान थे वो, मगर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा टैलेंट। तो जब उनकी फैमिली ये सोचती होगी, या कोई उनके दोस्त अहबाब या जानने वाले जब ये सोचते होंगे कि इतना बड़ा इंसान इस दुनिया से चलेगा, तो इस बात का भी साथ डबल लॉस करते होंगे कि इतना बड़ा टैलेंट इस दुनिया से चला गया। तो इसी तरह अब हम ये टैलेंट लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो फिर लोगों को चांस मिलेगी, लोग अपना हुनर दिखा सकेंगे। इसी वजह से आज हम फ़हीम को आपसे मिलवाएंगे और आप सुनेंगे कि फ़हीम के गाने आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, कोई आपको इशू है, कोई परेशानी है, आपको मेरा शो कैसा लगता है, आप उसकी फ़ीडबैक दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, ताकि मेरा और आपके साथ रब्ता और जो कनेक्शन है वो बड़ा अच्छा हो जाए। बिकॉज़ मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ अपनी बाउंडिंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती हूँ, और आपके साथ आपके मसलों को, आपकी प्रॉब्लम्स को और माशी मसाइल को मिलकर सॉल्व करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करती हूँ। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। मेरे साथ ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं जिनसे मैंने आपको कहा था मुलाकात करवाऊंगी। वैड गोल्ड बैंड इनका नाम बैंड का है, और इन्होंने बड़े यूनिक तरीके से एक नए स्टाइल से जो है अपना बैंड इंट्रोड्यूस करवाया है। वन इज़ द गिटारिस्ट, वन ही इज़ प्लेइंग हिज ओन, बहुत अच्छी वोकल है, अभी हम सुन भी रहे थे हम इनको, तो वाई नॉट मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आज फ़हीम हमारे साथ हैं वैड गोल्ड बैंड से। कैसे हैं जी? जी ठीक ठाक, शुक्र है। आवाज़ इतनी अभी आपकी ब्रेक में निकल रही थी, तो अभी आप इतने शाय हैं, अभी आप इतनी बिल्कुल ही अंदर कर लिया आपने आवाज़ गले के। नहीं बस अंदर तो नहीं की, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके शो में आके, तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़े से शाय हैं आप। गाने वाने में बड़े आप कॉन्फिडेंट हैं, मगर बात करने में थोड़े से आप शाय हैं, है ना? जी बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो कैसे इस तरफ आना हुआ, क्या कर रहे थे? बेसिकली तो स्टडी ही चल रही थी, लेकिन मेरा छोटा भाई था जिसको गिटार का शौक़ था,
सो ही वॉज प्लेइंग इन अ कॉलेज। सो वो जब घर आता था तो फिर वो गिटार प्ले करता था। उसकी जो गिटार की जो एक सराउंडिंग थी ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। अच्छा। तो फिर मैंने उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा गुनगुनाना शुरू कर दिया। जब वो गुनगुनाना शुरू किया तो फिर उसने कहा कि तुम गाओ, ट्राई करो। तो बस भी तब से शौक था। तो फ़हीम आपके साथ आपके दोस्त ने ज्वाइन किया है? जी जी बिल्कुल, ये मेरा बैंड का मेंबर है, गिटारिस्ट है। इनका क्या नाम है? समीर नाम है। समीर। अच्छा, और आप भी इनके साथ ही काम कर रहे हैं? पहला स्टार्ट ही इन्हीं के साथ है? कैसा मज़ा आ रहा है इस बैंड को लेके? जी जी बहुत ज़्यादा। तो क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? सबसे पहले मैं चाहूँगी फैंस को कुछ आते के साथ ही सुबह सुबह तोहफा दें। क्या सुना रहे हैं? नुसरत साहब का एक सॉन्ग है, हम उससे एक दो शेर आपको सुनाएंगे। अरे ठीक है? बिल्कुल, शुरू कीजिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैंने प्यार मांगा था, मैंने प्यार मांगा था, मौत दे गई है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब कोई ऐसा गाना जो आप बहुत अच्छा गा सकते हैं? कोई ऐसा गाना जो आप बहुत ही अच्छा गा सकते हैं, कहते हैं? जी ज़रूर ज़रूर। एक कोई होते हैं ना कुछ सॉन्ग फेवरेट्स आपके? जी जी बिल्कुल। यस। ओ एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, यही मेरी जिद भी, यही मेरी जिद भी, दिल विच आस है तेरी। रूटे नू मनाना आंदा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे, आपा बस सीखे यार निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे, खैर मगदा मैं तेरी रबा से यारा, खैर मगदा मैं तेरी, खैर मगदा मैं तेरी रबा से यारा, खैर मगदा मैं तेरी। मेरी हो मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावर आस न पास वे, हो मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावर आस न पास वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे,
मेरे सावल यार वे कदिया मेरे सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे कदिया मेरे सावल यार वे। That's very nice. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू। आपके उस्ताद कौन हैं, किन से सीख रहे हैं, उनके बारे में भी बताएं ताकि उनकी भी दुकान चमके ज़रा। जी इतना बिल्कुल। अच्छा काम सीख रहे हैं आप, उस्ताद एक्चुअली कौन मैंने हैं? सीखा तो कहीं से नहीं है, लेकिन ये है कि रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, मेरे टीचर हैं वसीम। अच्छा। उनसे मैं सीख रहा हूँ अभी, कोशिश कर म्यूज़िक सारा जी कुछ। जी बिल्कुल सिंगिंग कोशिश अच्छा, तो वो हारमोनियम वगैरह सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो कोशिश वैसे है। आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है, किन किन को सुनते हैं? वैसे मेरे फेवरेट सिंगर अहमद हसीब साहब हैं। अहमद हाज़िब का कुछ आता है? जी बिल्कुल। सुनाए ना, सुनाए ना। अहमद तो मेरा बहुत ही प्यार है, मुझे तो इतना प्यार है अहमद से कि मैं क्या बताऊं। और मेरा तो शुरू का स्टार्ट का मेरा दोस्त है, मुझे तो उसके ऊपर इतना फ़ख्र, इतना प्राउड आता है उसको देख के, उसकी आवाज़ सुन के कि मेरा खून बढ़ जाता है। हो जाए ज़रा अहमद हाज़िब जी, हो जाए। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर, ओ नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, है मेरा इश्क सबसे जुदा, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं। हाँ जी, वेरी नाइस। तेरा मेरा है प्यार अमर। अहमद, तुमसे कितना प्यार करते हैं लोग, तुम्हारी वजह से देखो लोग दुनिया में सिंगर बनने के लिए खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। तुम्हारी आवाज़ का सुरूर इतना अच्छा है कि अहमद मैं आपको बता नहीं सकती कितने प्यारे हैं आप। आपसे बहुत मोहब्बत करती है पूरी दुनिया। आज मैं 24 न्यूज़ पे भी जो हमारे यहाँ पे गेस्ट भी मौजूद हैं, मैं उनको साथ बिठा के भी बताती हूँ कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार हासिल किया आपने, इतनी अपनी एफ़र्ट है, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी सारी चीज़ें, जब आप कहते हैं ना किसी जगह फोकस्ड होते हैं, पैशनेट होते हैं और आप अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा, बिकॉज़ बहुत से लोग काम से शुरू करते हैं बट दे आर नॉट फोकस्ड। अहमद हाज़िब जो थे हैं माशाल्लाह, वो ऐसे फोकस्ड लड़के थे कि उनको अपने गोल्स अचीवमेंट का पता था और वो किसी भाग दौड़ के पीछे नहीं थे, ना वो पैसों के पीछे थे। मैं क्योंकि उनको शुरू से देखती आ रही हूँ, जानती हूँ मैं पर्सनली, वो किसी पैसे के पीछे नहीं भागते थे, वो भागते थे टैलेंट, काम, जो म्यूज़िक है, जो सोल के अंदर जाके उनको एक मज़ा देता है, रूह के अंदर घुस जाता है, वो इस तरह के गाने जो थे प्रोड्यूस करते थे, ऐसे गाने बनाते थे। मैंने एक उन्हीं के गाने में मॉडलिंग भी की हुई है, जोड़े बनते हैं आसमानों पे, सुनते आए हैं जोड़े बनते हैं आसमानों पे, आय हाय हाय, बहुत मज़ा आता था उनके एक एक गाने। तो खैर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम ये ब्रेक हम डेडिकेट करते हैं हमें जहाँ से को, उसके बाद वापस मिलते हैं और भी मेहमानों से। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हमारे पास ज़बरदस्त गेस्ट है और मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि एक तो इनका जो हाथ है वो बहुत अच्छा है, बहुत शिफा है इनके हाथ में। किसी भी पेशेंट को जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे होते हैं और मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ख़ुद पर्सनली भी इनके साथ, और हमारे शो पे बहुत आते हैं। तो आज हमने ख़ास जो एक
पेन है, ऐसा पेन जो मुझे लगता है इट्स वेरी सीवियर, और अल्लाह ताला इस पेन से सबको बचाए। मैंने अपने मोनोलॉग में भी कहा था कि मेरी वालदा को भी कैंसर था, तो मैंने ये सारा सिचुएशन, ये सारा पेन उनका देखा है। और मैं आपको बता रही हूँ, जो पेन पेशेंट बर्दाश्त करता है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी इसी ट्रॉमे, इसी पेन का शिकार होती है। भले उसको जिस्म में दर्द ना हो, मगर ऑल दो पूरी उसकी सिचुएशन उसी पेन के साथ मुतासिर होती है जो पेशेंट को वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरे पास आज कैंसर के पेन के ऊपर बात करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर सैयद महमूद हैं, जो कि पेन स्पेशलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज आपको मधु की है। मैं चाहूँगी कि जितनी कॉल्स हैं भरपूर, जो पूछना चाहते हैं, कोई ऐसे सवाल, कोई ऐसे दर्द के लिए, तो प्लीज़ गो हैड कॉल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बस आज क्योंकि टॉपिक ऐसा है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि बहुत से लोगों को अभी ये समझ नहीं है कि पेन जो है वो बहुत सीवियर किस्म का होता है जब किसी पेशेंट को कैंसर का पेन होता है। तो जो लोग देख रहे होते हैं उनको लगता है कि शायद ये सिर्फ मेडिकेशंस और इस चीज़ों की वजह से, मगर जो खुद पेशेंट है वो कितनी सीवियर पेन में होता है, ज़रा बयान कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पेन खाली सिम्टम नहीं है, इट्स ए डिज़ीज़ एज़ वेल। इतनी को सीवियर पेन होती है कि हम इसको एक कैटेगरी करते हैं विजुअल एनालॉग स्कोर, वैस स्कोर, कि आखिर कितनी पेन है। ये यूजुअली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो 10/10, 10/10? यस। उनका बस एक ही होता है कि डॉक्टर साहब हम तो चाहते हैं कि अगर सुसाइड कर लें, अगर हमें इतनी को पेन है, ना वो सो सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। तो ये बहुत सीवियर पेन है और यूजुअली लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है कि इट्स ट्रीटेबल। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम काबिल इलाज हैं, कम से कम अगर उनकी जो कैंसर है वो इलाज नहीं हो सकता, उनकी लाइफ को हम कंफर्टेबल बना सकते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि ये पैलिएटिव केयर के रेफरेंस से भी, पैलिएटिव केयर से मुराद ये है कि उनकी जो रिमेनिंग लाइफ है, जो उनकी ज़िंदगी रह गई है, अगर वो ट्रीट नहीं हो सकता कैंसर, लेकिन उनकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाए। कैंसर ट्रीट नहीं हो पाते होते हैं, आपको भी पता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से कैंसर लेट स्टेज पे डायग्नोज होते हैं कि जब यूजुअली कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो तो लेते भी नहीं हैं और वो ये कह देते हैं कि जी आप घर जाएं और इनकी खिदमत करें, लेकिन इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप घर में कैंसर पेशेंट को रखें और उनसे कहें कि वो खा भी ले, पी भी ले, सो भी जाए। ये पॉसिबल नहीं है। सर किस किस किस्म की पेन होती है कैंसर पेशेंट को? अच्छा, कैंसर पे अगर पेन की जनरल बात करूं तो इसमें एक नॉसिसेप्टिव भी पेन होती है, न्यूरोपैथिक पेन होती है, कैंसर पेन। अच्छा, कैंसर पेन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल, जितनी भी किस्म की पेन मौजूद है वो सबको होती है, क्या मजमूआ है, क्योंकि कैंसर पेन बोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए 10/10 कह रहे हैं आप। यस। वो आप देखें एक फ्रैक्चर हो गया, अब पेशेंट बैठा हुआ था, बैठे बैठे उसका बोन फ्रैक्चर हो गई, सो इट्स हॉरिबल, इट्स यू कांट इमेजिन द पेन। आप देख लें नर्व्स को, शरियानों को, आंतड़ियों को, वो सबको पकड़ लेता है एंड यू हैव अ टेरिबल पेन जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब उसका हमें यह आज जिस तरह आपके शो के ज़रिए मैं ये लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, और ये एक मीडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखता है कि आप अवेयरनेस दे रहे हैं, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इट्स ट्रीटेबल। ये पेन, कैंसर पेन काबिल इलाज है। आपको सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना है जहाँ पे ये हो रहा हो। जिस हम अपनी एग्जांपल देते हैं, हमने एक तो बल्कि एक सोसाइटी भी शुरू की, दैट इज़ कॉल्ड कैंसर पेन रिलीफ सोसाइटी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। सर ये कहाँ पर है, ये NGO कहाँ रन कर रहे हैं आप? ये NGO हमारी वाबरा टाउन के अंदर उसका हेड ऑफिस है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। तमाम पेशेंट को सिर्फ हमने उसका डायग्नोज करना होता है एंड ओनली पेशेंट ये कहे कि जी वी कांट अफोर्ड, हम इसके अलावा और कुछ नहीं पूछते। उसका NIC नंबर लिया एंड वी गिव, जब तक वो हयात है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट उसका चलता रहेगा, चाहे एक दफ़ा आए चाहे 10 सर वैसे कितने को पैसे लग जाते हैं एक पेशेंट को? एक पेशेंट पे अगर बीमारी पे डिपेंड करता है और कैंसर की टाइप पे और किधर का कैंसर है, 10,000 से लेके अबाउट 2 लाख तक एक पेशेंट पे कॉस्ट आ जाती है। पेन अगर पाकिस्तान की बात करें, मगर मेरी बात सुने, आप वैसे तो बहुत बड़ा काम करें, मगर कितने रेशो होंगे, कितने लोग होंगे कैंसर पेशेंट्स, और वो गरीब बच्चा जो इंसान है वो किस तरीके से करेगा अपनी ट्रीटमेंट, कैसे करवाएगा? तो बड़ा महंगा है। इट्स अ वेरी कॉस्टली, मैं कैंसर इट्सेल्फ इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जिसमें आपको मिलियंस लग जाते हैं आपके। सर कीमो वगैरह भी तो बहुत महंगी होती है, फिर इसकी रेडिएशंस वगैरह भी, बिल्कुल ऐसी, फिर इसकी मेडिकेशंस भी तो महंगी है, हर चीज़ महंगी है, एवरीथिंग इज़ वेरी कॉस्टली। और जब तक हमारे पास पेशेंट आता है, जिस तरह आप क्योंकि पेन जब
ऑन कॉलेज सब कुछ कोशिश कर लेता है, फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास रेफ़र कर देते हैं कि अब काबिल इलाज नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसकी पेन मैनेज करते हैं ताकि कम से कम सुकून से सो जाए या बैठ जाए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ बातें तो कर ले। तो उस वक्त जब तक हमारे पास आते हैं, घर बिक गया होता है, गाड़ी बिक गई होती है, कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं। प्रैक्टिकली ये बात था, ये एक नहीं, ये मेरे पास अगर हर तीसरा चौथा पेशेंट जो आता है उनका यही होता है कि जी खाने को भी अब पैसे नहीं है। एंड बिलीव मी, आप यकीन करें, हमारे पास पेशेंट है, बाज़ दफ़ा हमारी सोसाइटी किराया भी उनको देती है कि वो घर चले जाएं। सर सही। सर कैसे चलाते हैं फिर आप सोसाइटी अपनी? हमारी सोसाइटी डोनेशन से, कुछ यूजली मेरी फैमिली मेम्बर्स, हमारे जितने भी लोग जानने वाले जिन्हें पता है, और पेशेंट इटसेल्फ, कुछ ऐसे भी पेइंग भी आते हैं जब देखते हैं कि रिलीफ वाकई ही काम हो रहा है, तो दे गिव डोनेशन सम टाइम, और हम उसी को लेके फिर हम बल्क में चीज़ें ख़रीदते हैं ताकि हमारे पेशेंट का सिलसिला चलता रहे, ये आपके रुके ना। नंबर्स भी मैं स्क्रीन पे यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपने अतिया करना है, आपने मदद करनी है, तो प्लीज़ कैंसर पेशेंट्स के लिए कीजिए। और ये पेन रिलीफ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ताला सबको इस दर्द से बचाए। लोगों की वाकई जायदाद है, सब कुछ जमा पूंजी, ज़िंदगी भर की कमाई, मेहनत सब इसमें चली जाती है। बहुत महंगा इलाज है, बहुत पेनफुल है। सर आप इलाज किस तरह से करते हैं? कुछ दवाइयाँ होती हैं, फिर नीडल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ये ड्रिपें लगी हुई होती हैं, दैट इज़ द कीमो राइट? फिर उससे और किस तरीके से, ये ज़रा डिटेल बताइएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये कीमोथेरेपी के ज़रिए भी करते हैं कुछ, क्योंकि अगर बीमारी कम होगी तो डेफिनेटली पेन भी रिलीफ होगा, लेकिन हम यूजुअली मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं ताकि इजी हो। इसमें सबसे ज़्यादा यूजुअली ये लोग आते हैं कन्वेंशनल जो पेन किलर हैं उनसे, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और अनलकीली पाकिस्तान उन ममालिक में से शामिल है जहाँ ओपियाइड्स बड़ा लिमिटेड अवेलेबल है। जो मॉर्फिन की बात की जाती है, जो कि कैंसर पेन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओनली लिमिटेड कपल ऑफ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। और इंटरनेशनली अगर मैं इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा, ओपियाइड की बात करो, मॉर्फिन पूरी दुनिया में, एशिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, और सिर्फ अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो 80% ऑफ द पूरी वर्ल्ड की ओपियाइड है वो सिर्फ अमेरिका ले जाता है। हम जैसे गरीब मुल्क जहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है मरीज़ के लिए, बेचारे कैंसर के लिए फिरते रहते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम कंजर्वेटिवली चलें। मॉर्फिन होगी, टेपेंटाडोल होगी, या ओपियाइड हो गया, हम इससे करें। ऐसे पेशेंट जिनको इससे भी रिलीफ नहीं मिलता, फिर हम कुछ प्रोसीजर करते हैं, हम इंटरवेंशन करते हैं, जिससे पेन ले जाने वाली नसें हैं हम उनको इंटरप्ट कर देते हैं। अच्छा। यूँ समझ ले, काट देते हैं केमिकल के ज़रिए, कुछ लेज़र के ज़रिए, कि वो उन्हें परसीव ही ना हो पेन, शुद्ध कर देते हैं। यस, इट नम हो जाएगा, डिजीज़ विल रिमेन देयर डेफिनेटली, क्योंकि वो काबिल इलाज नहीं, कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स और नहीं, कोई इट्स मज़ीद वेरी सेफ। और सबसे ज़्यादा यही मैं लोगों को समझाता हूँ, कैंसर इटसेल्फ इज़ एक वेरी सीरियस बीमारी है, लेकिन हमें उसमें जब प्रोसीजर्स करते हैं यूजुअली 99% ये सेफ़ होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। मैं कभी आपको अभी मैं शेयर करूँ मैसेज, पीपल आर यू कांट इमेजिन, लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आज मेरी माँ मर गई, आज मेरा बेटा मर गया, आज मेरे, द थिंग इज़ दैट कि वो कहते हैं जी आज कंफर्टेबली वो चले गए। अब ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, कोई मुझे शुक्रिया के लिए फ़ोन करता है जी आज मेरी माँ मर गई, मैं यार व्हाट डू यू मीन बाय, क्या किस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं शुक्रिया के लिए फ़ोन किया था, आज वो जो चीखें घर मारते रहती थी, वो जो हमसे सुनी नहीं जाती थी, हम हाथों पे रख के बैठते रहते थे, आज 2 महीने वो बड़े सुकून से रही, आज वो अपने अल्लाह के पास चली गई एंड कंफर्टेबली। अब ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता, ये वो टेंडर, ये ज़्यादा तकलीफ है, ये आप समझे। तो ये ईमान वाले लोग हैं, मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि जितनी आजमाइश को वो लेकर चलते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। जितने भी आपके जानने में, लोगों में, फैमिली में, कहीं पे भी किसी का आपको पता है कि कोई कैंसर पेशेंट है और उसका इलाज होना ज़रूरी है, वो किस दर्द में, किस तकलीफ़ में, किस अज़ाब के पेन में, उनके लिए सपोर्ट करें। बहुत महंगा है, नहीं अफोर्ड कर सकते लोग ये इलाज। जो साहिब हैसियत हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, जिनको सेहत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, जिनकी आजमाइश नहीं है सेहत की, तो आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये नंबर स्क्रीन पर हम चलवाते हैं दोबारा से, तो डॉक्टर साहब के नंबर्स पे आप जो है ना रब्ता करके आप इन बैंक अकाउंट्स में पैसे जो है अगर आप जमा करा सकते हैं तो प्लीज़ कराइए। बैंक अकाउंट भी हम चला रहे हैं आपका, ताकि आप जो भी एहतियात कर सकें, मदद कर सकें, ऐसी नेकी में पहल कर सकें, तो आपके लिए आखिरत जो है आपकी एक अच्छा सिलसिला बन जाएगा, और कैंसर पेशेंट जो पेन में है उनके लिए कुछ मदद हो जाएगी।
तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, मगर ब्रेक के बाद हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम ये अवेयरनेस भी प्रोग्राम करें कि किस तरीके से पेन से बचा जा सकता है। और डॉक्टर साहब जैसे कि कह रहे हैं कि ये पेन ट्रीटेबल है, कैंसर पेन, सिर्फ इसको ट्रीट करने के लिए इनकी नब्ज़ वगैरह जो है उसको शुद्ध करना पड़ता है, उनको सुन करना पड़ता है, और जो भी मेडिकेशंस हैं उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम कैंसर पेन के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मेडिकेशंस होती हैं जिससे आप जो ट्रीट कर रहे हो तो कैंसर पेन को, मुझे ये बताइएगा महमूद साहब कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ये बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो मेडिकेशन कौन से स्टेज पे काम करती है? अच्छा, यूजली फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे तो पेशेंट यूजली डायग्नोज नहीं होते। बहुत आपके यानी 10 to 20% ऑफ द पीपल हैं जो अपना रूटीनली फॉलो अप कराते हैं और वो इंसिडेंटली फाइंडिंग आ जाती है, उस पर हो जाते हैं। यूजली इस पे पेन इतनी ज़्यादा एलिमेंट नहीं थी। स्टेज 3, स्टेज 4 पे यूजली पेन होती है, और तकरीबन हर कैंसर पेशेंट को पेन होती ज़रूर है एट वन स्टेज ऑफ लाइफ। हम उसका इलाज यूजली टैबलेट से शुरू करते हैं। मैंने बताया हम सिंपल चीज़ों से, क्योंकि मैं अक्सर कैंसर पेन के मतलब ये बात करता होता हूँ कि इट्स ए टेस्ट मैच, ये लंबा अरसा चलना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि जी पेन हुई 2 दिन दवाइयाँ खाई और कमर दर्द हुई और ठीक हो गई, नहीं। इट्स मंथ्स, ईयर्स की गेम होती है। तो आपने अपना बैक एंड रख के चीज़ें जिसमें आप कंटिन्यूसली पेशेंट को साथ लेकर चल सकें। पैनाडोल सिंपल से शुरू करते हैं। वी ट्राई विद द सिंपल पैनाडोल, ताकि पेशेंट एक तो बियर उसको सिखाते भी हैं कि यू शुड बी, आपने थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना है ताकि आपका स्टेमिना बिल्डअप हो। टैबलेट्स पैनाडोल बड़ा अच्छा रिजल्ट करती हैं, कुछ पेन किलर्स अच्छा रिजल्ट करती हैं हमारी, लाइक मसल रिलैक्सेंट बहुत अच्छा है, और कुछ फिर ओपियाइड्स आ जाता है जो मेनली आपका वर्क करता है। ठीक है। अच्छा सर, एक कॉल होल्ड पे है, और उससे पहले भी एक कॉल आई थी, वो आपकी एनजीओ को फंड करना चाह रही थी। बैंक आपका कौन सा है, बता दीजिए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मैंने बता दिया। अकाउंट नंबर दोबारा चल रहा है, वो आप देख लीजिए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है, आप हेल्प कर सकते हैं। शिराज हैं इस्लामाबाद से, उनके वालिद को जो है कैंसर है, ये चचा को कैंसर है, तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं आपसे। जी शिराज, अस्सलाम वालेकुम। शिराज, कॉल ड्रॉप हो गई है, हम सो सॉरी। दोबारा आप कॉल ट्राई कर लीजिएगा। अब अपने चचा के लिए परेशान हैं, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो मेडिकेशंस हैं ये महंगी हैं? महंगी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी का इशू है। फिर अगर तो अवेलेबल नहीं है और रिलीफ भी नहीं मिला, फिर हमें कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ती है। तो ऐसे ये पाकिस्तान में अवेलेबल क्यों नहीं है? अच्छा, पाकिस्तान में जिससे मैंने अभी बात की, मॉर्फिन के रेफरेंस से कोटा सिस्टम है कि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो बड़ा लिमिटेड कोटा देती है। और अगर मुझसे ओपनली बात करें तो सिर्फ अनमोल या शौकत खाना में आपको मॉर्फिन मिलेगी, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सेटअप में या कैंसर केयर में मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा मॉर्फिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये नारकोटिक्स में आ जाती है, तो इसलिए चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैंसर पेशेंट की रिक्वायरमेंट भी यही है, और वो अवेलेबल नहीं होती, तो बेचारे पेशेंट दे शाउट, कभी एक हॉस्पिटल, कभी दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल, और फिर अल्टीमेटली जब कभी हमारे पास आए थे हम उन्हें गाइड करते हैं, ठीक है ये अवेलेबल नहीं है और आपको नहीं एक्सेस में हो रही, हम फिर कुछ प्रोसीजर करते हैं। कौन से होते हैं वो? सिंपल प्रोसीजर, जिस तरह अगर मैं एक बात करूं, जिस तरह लिवर कैंसर पाकिस्तान में आजकल बड़ा ज़्यादा है, या ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है और मेटास्टेटिक कर जाता है, फैल जाता है। हम ब्रेस्ट कैंसर के रेफरेंस से बात, क्योंकि पाकिस्तान में नंबर 1 यही इस वक्त जा रहा है, बड़ा अनफॉर्चुनेटली है कि आई हैव सीन 30 ईयर्स फीमेल, 32 ईयर्स, 35, इट्स वेसी ब्रेस्ट विद मेट्स। ब्रेस्ट फीडिंग के बावजूद भी मैं देखती हूँ कि जो बच्चे हैं उनके 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग भी कराई होती है, उसके बावजूद उनको ब्रेस्ट के कैंसर से, जबकि मुझे तो ये सुनने में आया था कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माँ तो ये चांसेस कम हो जाते हैं, बट स्टिल इन पाकिस्तान सो मच। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। देखिए वो फिर भी इंसिडेंस कम होने के, लेकिन अगर फैमिली है, अनफॉर्चुनेटली फिर मैं बात करूँगा हमारे वर्कअप नहीं है। अगर किसी की फैमिली मदर, खाला या किसी को सीए ब्रेस्ट था, तो उस पर स्क्रीनिंग की तरफ जाते नहीं हैं। आपको स्क्रीनिंग करानी है ताकि आप अर्ली डायग्नोज कर सकें, और फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और चीज़ें बहुत, और ट्रीटमेंट बहुत अवेलेबल हो जाता है। हम अगर उसकी बात कर रहा था कैंसर पेन की, एक तो आपका सीए ब्रेस्ट के, हम उसमें इंटरकॉस्टल ब्लॉक लगा सकते हैं, जो आपकी रिब्स के नीचे नर्व्स होती हैं जो पेन लेकर जा रही होती हैं, आप उनको ब्लॉक करते हैं। कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं जो कुछ अरसा, हफ्ता 10 दिन रहता है, उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हम अगर इसको हम टारगेट करेंगे, परमानेंट ब्लॉक लगाएंगे, तो ये मंथ्स एंड ईयर्स पेशेंट पेन फ्री रहेगा।
सर इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? नहीं, इट्स अ सेफ। देखिए साइड इफेक्ट हर चीज़ के होते हैं, लेकिन प्रोसीजर इट्स वेरी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके लोकल के अंदर किया जाता है। यूजुअली मेरे आगे 15 इयर्स के कैरियर की हिस्ट्री में ऐसा मैंने कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी। और अच्छी चीज़ ये है कि लोकल के अंदर होता है, प्रोसीजर करते हैं, 1 आवर पेशेंट को देखते हैं, घर भेज देते हैं, एंड फॉलोअप पे आफ्टर 2 वीक्स बुलाया जाता है। अगर ज़रूरत पड़े फिर हम परमानेंट ब्लॉक लगाते हैं। परमानेंट ऐसे इंजेक्शन भी बाज़ दफ़ा करते हैं, बाज़ दफ़ा लेज़र करते हैं, जो कि आपके 6-8 महीने और साल तक निकाल जाते हैं। एंड डिज़ीज़ पे उतनी देर ट्रीटमेंट भी पेशेंट का थोड़ा बहुत चल रहा होता है। अगर तो वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो जाए, वैसे डिज़ीज़ का पेन सेटल हो जाता है। जो नहीं होता फिर वो हमारे साथ फॉलोअप पे रहते हैं। सर आपके पास लास्ट मिनट में चाहूँगी, क्योंकि कैंसर पेन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात या मैसेज जो आपको लगता है लोगों को बतानी है तो प्लीज़ गो हैड, दिस इज़ योर कैमरा, लोगों को अवेयरनेस दीजिए, बताइए कि इसकी जो पेन है उसकी ट्रीट हो सकती है, ट्रीटेबल है, ये सब प्लीज़ मैं चाहूँगी लोगों को। जी थैंक यू सो मच। मैं इस प्लेटफॉर्म को और मीडिया को के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक को भी चुना। कैंसर पेन खुदा का नाम है, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, इससे ट्रीटेबल भी है। कॉस्ट ज़रूर पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ क्राइसिस की वजह से एक्सपेंसिव हो सकता है, बट वी हैव अ सोसाइटी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करेगी, चाहे वो 1 दफ़ा सेशन हो चाहे 10 दफ़ा हो। आप यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। हमारा या दूसरा, आप हमारा शेख ज़ैद हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट सेटअप के अंदर भी ये हमारा थिएटर और OPD है, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं ये सारा काम। इट इज़ ट्रीटेबल। प्लीज़ पेशेंट की मिजरी को ना बढ़ाएं, उन्हें घर में ना रखें। अगर वो ट्रीटेबल है, ब्रिंग टू अस, हम उनकी लाइफ को कोशिश करेंगे, कंफर्टेबल करेंगे जब तक उनकी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और मैं आपको यही कहूँगी कि डॉक्टर साहब के अकाउंट नंबर्स, चीज़ें यहाँ पर, बैंक अकाउंट सब बता दिए। जो इनकी सोसाइटी है जो कैंसर पेन के लिए काम करिए, पेशेंट्स के लिए काम करिए, इनकी मदद कीजिएगा, इस तरह की एहतियात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। ये नेकी है, कैंसर के पेशेंट्स का साथ दें। ये दर्द किसी के दर्द का हिस्सा बनेंगे अगर आप उनके दर्द में थोड़ी सी आराम लेकर आएंगे। आपकी ज़िंदगियों में से दर्द, सब कुछ परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। इस जैसी दुआ जो कोई दर्द में दे दे, वो दुआ आपकी निजात का हिस्सा बनती है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। मेरे पास बहुत अच्छे मेहमान हैं। आज एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए हैं आपके सामने, और वो प्रोडक्ट बड़ा कारआमद है, बड़ा अच्छा है, आजमुदा है, और जो जो चीज़ें इनकी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं इनकी चीज़ों को। और एक होता है ना कि अच्छी नीयत के साथ कोई प्रोडक्ट बनाए, इंट्रोड्यूस कराए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का प्रोडक्ट, कोई ऑर्गेनिक, कोई ऐसी चीज़, वो एक तोहफ़ा होता है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। तो उसमें से एक ऐसे शख्स हैं हमारे पर, पहले भी आ चुके हैं, ख़ुद भी इंसान भी बहुत अच्छे हैं, देखने में भी प्यारे हैं, प्रोडक्ट भी बड़े प्यारे प्यारे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे पास हैं शेख रुहेल, जो कि CEO हैं सुकून वेलनेस से। तो आज हमारे पास से जो ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो, तो हम सबसे पहले सुहेल को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त। ये देखें, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर लोगों की ज़िंदगी में सुकून लेकर आ जाते हैं। बताएं ना कुछ। हमारा तो विजन ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी को चेंज करें, वी चेंज लाइव्स। तो सुकून के थ्रू लोगों की ज़िंदगियों को आसान करें और चेंज करें। तो व्हाई यू चूज़ द नेम द सुकून? एक्चुअली मैं हमेशा ये बताता हूँ कि सुकून इज़ एन इमोशन, और जब आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आपको आराम मिलता है, सुकून मिलता है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि सब लोगों को सुकून पहुंचाया जाए किसी न किसी तरीके से, तो प्रोडक्ट्स के थ्रू किसी न किसी तरह से हम लोगों को सुकून। कितने साल हो गए आपको ये प्रोडक्ट्स जब आपने लॉन्च किए थे? पहला प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च किया था? हमें 2 साल हो गए, हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, और हमारा जो पहला प्रोडक्ट था वो जॉइंट्स पेन के लिए था। मतलब आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी जॉइंट पेन हो रहा है, आपको जॉइंट ऑन यूज़ करना है, विदिन 5 to 10 मिनट्स आपको रिलीफ मिलता है। तो दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद पूरी एक्सटेंशन लाइन हम लोगों ने बनाई फिर। वाह, और माशाल्लाह आपको इतनी अच्छी फीडबैक आ रही है। बिल्कुल। तो मैं आज, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं, खुश्क मौसम शुरू हो जाएगा, हल्की हल्की मीठी मीठी अब लगती है सुबह सर्दी, आपको भी पता है, क्योंकि मैं तो बहुत ही जल्दी उठकर आती हूँ। तो विंटर्स के जो इश्यूज़ होते हैं वो होते हैं डैंड्रफ, बाल फ्रीजी हो जाते हैं, हेयर फॉल भी डैंड्रफ की वजह से आपको पता बहुत ज़्यादा होता है, इचिंग का प्रॉब्लम भी बहुत सीवियर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो आपका एक प्रोडक्ट है जो आपने लॉन्च किया है, मैं चाहती हूँ मार्केट में सबको पता चलना चाहिए, मुतारिफ़ कराइए प्लीज़। जी बिल्कुल। सर्दियों में जैसे आपने बताया तो डैंड्रफ मेन इशू होता है। जब डैंड्रफ आता है उसके अंदर ईचिंग, स्कैल्प आपका जो है
वो उसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। और सर्दी का इम्पैक्ट रहता है। हम लोग रूटीन में आपको पता है कि वॉश करने से भी थोड़ा सा वो करते हैं कि यार रोज़ रोज़ जो है ना हम इसको वॉश करने से भी वो रहते हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया रूट्स हेयर ट्रीटमेंट सीरम। मतलब ये पूरा ट्रीटमेंट है, ये एक ऑयल नहीं है। लाइक मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ आप डैंड्रफ के लिए यूज़ करें या ये सिर्फ आप हेयर थिनिंग के लिए यूज़ करें या हेयर फॉल के लिए यूज़ करें। आपके बालों को पूरा ट्रीटमेंट देता है, पूरा नरिशिंग ट्रीटमेंट देता है। वाह Yes. अच्छा, तो दिखाएं ज़रा इसकी क्या टेक्सचर क्या है, इसकी बॉटल कैसी है। बिल्कुल, इसका बहुत ही इजी और हैंडी एप्लीकेटर है। वाह। आपको ये इस तरह की पैकेजिंग के अंदर आता है ओके। और दिस इज सील्ड। आपको ये इसको क्या है? ये बिल्कुल किस इसका तरीके से एप्लीकेटर दिखाएंगे है। खोल के? इसको आपको खोलना है और अपने स्कैल्प के अंदर इसको इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अच्छा, कैन आई सी द Yes, उसका? ओके। आप इसका टेक्सचर देखेंगे, ये इरिटेटिंग नहीं है। इसकी स्मेल देखेंगे। हेयर इसकी वॉश कुछ- करके हाँ, हमने इसको रूट्स के अंदर लगाना है हाँ, हमने जैसे। इसको स्कैल्प के अंदर लगाना है जैसे आपकी ये बिल्कुल। ओके, इसी तरह से ये स्कैल्प के साथ। ये देखिए, हमें इसको अपने स्कैल्प के अंदर इस तरह से ओके। पुश करना है और बाद में उसको अपने स्कैल्प के अंदर हमने मसाज करना ओ है। वाह। और ये इसके एप्लीकेटर की सबसे और बड़ी ये कितना कोई लगाना है जैसे ये एप्लीकेटर के साथ? जस्ट 2 पंप्स। अच्छा है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज वेरी गुड। मेरे तो हाथ भी नरम हो गए। आप इसको लगाकर अपने ऑफिस में भी जा सकते हैं, अपने रूटीन के काम भी कर सकते सो ये तो जज्ब हो गया, इट्स नॉट जस्ट लाइक बिल्कुल, ऑयली वॉयली तो है ही नहीं। इसकी- ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं इसका मतलब। बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, आप लोग जैसे रूटीन में स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, हाँ। तो आप लोगों के बालों पे डेली स्टाइलिंग का एक इम्पैक्ट आता है, हीट का एक इम्पैक्ट आता है, तो आपको उसको बालों की केयर भी तो करनी है ना। अरे वाह। हाँ, तो उसके लिए ये एसेंशियल ऑयल्स ब्लेंड से बना है। अच्छा, ठीक। इसमें कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं है। हाँ। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है कि हमने किसी भी केमिकल से इसको नहीं बनाया हुआ। ठीक है। अच्छा। और ये एसेंशियल ऑयल्स के साथ हम इसको बनाते सुने हैं। ग्रीसी ऑयली नहीं है, ये बड़ी ये बात greasy है। नहीं है, ये greasy अच्छा, नहीं और ये पूरी एक ट्रीटमेंट भी है साथ साथ। पूरा हेयर ट्रीटमेंट सीरम। मतलब इसका हम जो नाम इसलिए केमिकल रखा। वाले सीरम्स वगैरह लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से वाइट बाल हो जाते हैं, हमारे हेयर फॉल शुरू हो जाता है, स्किन पे कुछ लोगों को इरिटेट करता है, तो फिर वो इचिंग भी होती है। ऑल्दो हम सीरम तो बालों में लगा रहे होते हैं, मगर लगते लगते लग जाती है कहानी। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब नेचुरल प्रोसेस से हम थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, सिंथेटिक की तरफ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम तो करेगा, उसके साइड इफेक्ट्स तो आएंगे। अच्छा। रूट्स हेयर ट्रीटमेंट सीरम के साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है। इसके अंदर विटामिन ई ऑयल डाला जाता है, आर्गन ऑयल डाला जाता है, रोजमेरी ऑयल डाला जाता है, कैस्टर ऑयल डाला जाता है। रोजमेरी तो वैसी बालों को बिल्कुल। गिरने से बचाता बिल्कुल है। ऐसी है। हाँ, और विटामिन ई जो है वो वैसी बालों की नरिशिंग Nourishment, शाइनिंग के लिए बिल्कुल। बहुत अच्छा होता है। और बालों की आर्गन, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। यस, आर्गन ऑयल आर्गन तो बालों चाहे मुंह के लिए overall हो health। चाहे किसी के लिए भी हो, मतलब वो तो मुंह पे भी झुर्रियाँ आ जाए ना तो मैं कहती हूँ ख़त्म कर देता है। तो बालों के भी जो आपके ब्रेकेज हैं, चीज़ें हैं, उनके लिए कितना अच्छा बिल्कुल होगा। ऐसे ही है, और बिल्कुल बेस्ट ऐसे। मॉइस्चर देता बिल्कुल है। ऐसे, नहीं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसमें ये लिखा हुआ है अप्लाई एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर वॉशिंग योर हेयर। तो हमने इसको सर धोने से 30 मिनट पहले आपने इसको यूज़ करना है, उसके बाद आपने रिंस कर लेना है। ओके। जो लोग- अच्छा, अगर हम वॉश नहीं करते, सपोज अगर हमने इसकी अच्छी मसाज की शावर से पहले, ठीक है, और हमने स्कैल्प में ही करना है ना, या बालों में भी करना स्कैल्प है? में करना है, बालों में भी कर सकते हैं आप। अच्छा, मेरे पास इधर तेजी वाला शुरू हो गई है। अच्छा, अच्छी तरीके से स्कैल्प में मसाज किया, उसके बाद हमने अगर 30 मिनट्स के बाद नहीं वॉश किया, सपोज हमने ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, शो पे जाना है, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन गो एनीवेयर। अच्छा। आप देखें, इसकी सबसे बड़ा इशू होता है हेयर ऑयल के अंदर जो इशू होता है वो फ्रेग्रेंस का होता है। इसकी तो खुशबू वैसे ही आपके मतलब बालों में से अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप जा सकते हैं, आप कुछ भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपना रूटीन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक है पूरा? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल प्रोसेस है, इसेंशियल ऑयल से बनाया जाता है। ठीक है। इसेंशियल ऑयल्स हमेशा प्लांट्स, रूट्स एंड फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है। उसको फिर ब्लेंड करके, उसको प्रोसेस करके फिर इसको बनाया जाता है। तो ये 100% ऑर्गेनिक है। इसकी उसके अंदर नेचुरल होने के अंदर तो कोई वो आप तो रिहिल बता दें, चले मेरे पास तो ये डब्बा आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनकी भी तो मदद करनी है, मगर ब्रेक के बाद आपने सारा कुछ बताना है कि कहाँ से अवेलेबल है, किधर से ले सकते हैं। और आजकल मार्केट में ऑथेंटिक चीज़ें जो है ना, उनका पता करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग एक ही प्रोडक्ट बिक रहा होता है तो लोग बहुत सारे ना प्रोवाइडर बन जाते हैं, 2 नंबर चीज़ें मिल जाती हैं। तो यू हैव टू टेल अस द बेस्ट प्लेस जहाँ से हमें सही ऑथेंटिक ये मिल सके। ओके, टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम यहाँ पे सुकून के प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे। तो मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा कि आपको सही ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है वो मिले, वो कैसे मिले, इसके लिए हम यहाँ से इनसे पूछेंगे कि बता दें मार्केट में 2 नंबर प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो जाते हैं। कोई अच्छा प्रोडक्ट होता है दूसरे बना लेते हैं, कहाँ से मिलेगा, कौन सी वेबसाइट्स है, कौन से पेजेस है, कौन से लिंक्स है? गो हेड। बिल्कुल, ये रूट्स हेयर ट्रीटमेंट सीरम जो है ये हमारी वेबसाइट glorify.com.pk पे अवेलेबल है, और मार्केट में भी तमाम फार्मेसीज़ पर, तमाम ग्रॉसरी स्टोर्स पर, तमाम हाइपर मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है। इसको मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हम नॉर्मली जब रूटीन में मल्टीपल ऑयल्स को अलग अलग बाय करते हैं, लाइक हमने लेवेंडर ले लिया, हमने रोज़मेरी ले लिया, कैस्टर ऑयल ले लिया, विटामिन ई ऑयल ले लिया, आर्गन ले लिया, जब आप उनको लेकर ख़ुद बनाने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट इससे 10 गुना आ जाएगी। एग्जैक्टली। आपको उसके 10% कॉस्ट के अंदर आपको ये प्रॉपर एक पैकेज मिल रहा है, ठीक, और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये इसकी सबसे अच्छी और सबसे इसकी बड़ी यूनिकनेस है। ये कितने की है? 1650 जस्ट। अच्छा, फॉर 1 ठीक है। मंथ। ओके, आपका ये 1 मंथ चलेगा, पूरे 1 महीने की पूरे ट्रीटमेंट 1 है। महीने और हम इसको ऑल्टरनेट डेज में लगा रहे हैं या फिर डेली बेसिस पे आप इसको ट्रीटमेंट alternate days में use कर ऑल्टरनेट डेज में लगा रहे हैं? अच्छा, आपके इसके साथ के कोई ऐसे शैम्पूज वगैरह भी हैं जो आप रेकमेंड करते हैं जो हेयर फॉल को भी रोके, डैंड्रफ को भी रोके, इस तरह के फ्रीजी हेयर्स के लिए भी, या फिर आगे कोई फ्यूचर प्लान्स है तो बता दें। देखिए, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो शैम्पू आप नॉर्मल रूटीन में चला रहे हैं आप वही चलाइए। अच्छा, कोई इसके ऊपर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, ओके। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक शैम्पूज और इस तरह की ऑर्गेनिक केमिकल वाले ना। केमिकल फ्री जो है आपके। हाँ, तो SLS ये जो free shampoos बाजारी हैं। केमिकल वाले शैम्पूज हैं, मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी ज़्यादा ये स्कैल्प वगैरह के प्रॉब्लम्स लोगों को बढ़ गए हैं। बिल्कुल ऐसी है। उसी को देखते हुए आपने ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से इजाद की। हाँ बिल्कुल, देखें, हमें पता नहीं है, वी आर नॉट हेयर डॉक्टर्स, हमें पता नहीं है, हम अपने हेयर्स के साथ एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं। हम मॉल में गए, कोई अच्छा शैम्पू, किसी की अच्छी पैकेजिंग नजर आई, हमने ले लिया कि ये यूज़ करते हैं। अब उसके अंदर से क्या निकलेगा ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। बात तो जब आपको पता चलता है आपके बाल ख़राब हो चुके होते हैं। ऐसे ही है, हाँ। तो इस वक्त आपको पता है कि पानी का भी बहुत इशू है, वाटर का जो है बहुत बड़ा इशू है, चूँकि सॉल्टेड वाटर होता है उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। हाँ। तो हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी चीज़ों को अपने इन व्यू रखते हुए हमने फिर इसको बनाया। अरे वाह, अरे वाह। और ये अच्छा, रिसर्च बेस्ड। एक और भी चीज़ साथ में शामिल करूंगी क्योंकि आपकी इतनी नॉलेज है, रिसर्च है, आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। ये जो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम होता है बहुत से लोगों को, और उसके बाद वो डार्क सर्कल्स जो यहाँ पर एक्नी, डार्क स्पॉट्स, पता नहीं अजीब से पूरे चेहरे पे ना वो फैलना शुरू, मतलब थोड़े से डार्क सर्कल्स होते हैं वो चेहरे पे फैलना शुरू होते हैं। बहुत सारी बहनों को प्रॉब्लम राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन किया आपने। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमने अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट इज़ आई लाइट। उसका नाम भी आई लाइट है। वाह। वो रोल ऑन एप्लीकेटर के अंदर आता है, आपको यहाँ पर उसको मसाज करना है रात में सोने से पहले, और विद इन वीक और 10 डेज आपको उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि वो भी इसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है, उसके अंदर भी कोई भी सिंथेटिक चीज़ नहीं है। वेरी नाइस। दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। उसके अंदर कौन कौन से ऐसे ऑयल्स आपने यूज़ किए जो आए इसके लिए बहुत अच्छे हैं ड्राई के लिए? उसके अंदर लेमन ऑयल है, उसके अंदर लेवेंडर ऑयल है, उसके अंदर पेपरमेंट ऑयल है। पेपरमेंट ऑयल क्या करता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। लेमन ऑयल जो है स्किन ब्लीचिंग का काम करता है, वाइटनिंग का काम करता है। उसके अंदर ऑरेंज ऑयल है, उसके अंदर टी ट्री ऑयल है, जो एक्नी की आपने बात की है, एक्नी को कैटर करने के लिए वो 7 एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है। अरे वाह, बिल्कुल। और उसकी जो यूजेज है दैट इज़ वेरी ईजी, दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। आपको सिर्फ उसका एप्लीकेटर खोलना है, यहाँ पर मसाज करना है और आपका डार्क सर्कल्स का इशू। अच्छा, एसेंशियल ऑयल्स का ये जो ब्लेंड होता है, एक और में बड़ी काम की बात बताना आपको मुझे लगता है ज़रूरी है कि ये जो लोगों की जल्दी एजिंग आ जाती है, जगह बहुत छोटी छोटी लड़कियां 25-26 साल की, यहाँ पतली हो जाती है स्किन की जो जगह होती है, नीचे वाली एरिया, ऊपर वाली एरिया, मेकअप्स वगैरह की वजह से भी कुछ लोग बहुत रगड़ के अपने प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं। ये सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं स्किन के, सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि ये वाली जो उंगली है, छुंगली के बाद वाली उंगली है, इससे टैप करें, या जैसे वो रोल ऑन उन्हें अपने एक प्रोडक्ट में जिस तरह आए सीरम के हिसाब से बनाइए। कंटेमिनेशन का इशू नहीं है, रोल ऑन की वजह से आपको कंटेमिनेशन नहीं हो सकती। आपको हाथ पे डालने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको सिर्फ उसको लगाना है, बंद करना है और आपका वो यूजेज जो आपका हो गया। बिल्कुल। और जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए, जितना आपको सीरम चाहिए, उतना ही आपके वहाँ पे वो लगेगा। यही ना,
Yes. तो ये रगड़ना छोड़ दें, इस तरीके से सॉफ्ट तरीके से अपनी स्किन को इस्तेमाल करें, इस तरह के प्रोडक्ट्स लें अगर किसी को आय का प्रॉब्लम है। और ये एसेंशियल ऑयल्स हैं, मैं इसके बारे में बताई थी, ये वाकई वर्क करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी नाइट क्रीम्स आपकी आंख के ऊपर वर्क नहीं करेगी, मगर एसेंशियल ऑयल्स की अच्छी ब्लेंडिंग, जो सही एक अच्छा मिक्सचर है, जो सही फार्मूला है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट आपकी आँख के ऊपर जो है मैजिकल वर्क करता है और आपकी जो अंडर आई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। तो ट्राई द एंड ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब तो दुनिया पूरी ऑर्गेनिक के ऊपर चली गई है। सुकून वेलनेस, सुकून के प्रोडक्ट्स हैं, तो अपनी ज़िंदगी में सुकून लाइए, ट्राई कीजिए, ताकि ये जो परेशानियाँ हैं आपकी जिस्म में, स्किन में, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो इश्यूज़ जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, तो अगर आप सुकून यूज़ करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल लाइक इट एंड यू विल यूज़ इट अगेन एंड अगेन, और अपने दोस्तों, देखने वालों, रिश्तेदारों को भी बताएंगे। तो आपके तरफ से मैं लास्ट दोबारा कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ गो हेड। बिल्कुल, आई वांट टू एक्सप्लेन कि आप नेचर की तरफ वापस आइए। मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे। हमारा इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल है, हमारा इतना डिस्टर्ब लाइफस्टाइल है कि हम सारी चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो आपको नेचर ने जो चीज़ें दी हुई हैं हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। आपको अलग अलग इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो सुकून इज़ दी वन। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, सुकून इज़ दी वन जो पाकिस्तान में फर्स्ट एंड ओनली एसेंशियल ऑयल का ब्रांड है, एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स का ब्रांड है, और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, जिस पे इसकी ऑथेंटिसिटी 100% श्योर होती है। ज़बरदस्त सोहेल, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह अच्छा काम करते रहिए और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कीजिए एंड आई एम वेटिंग अगेन। ठीक है, थैंक यू। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपने मोनोलॉग में भी बताया था कि 12 अक्टूबर मतलब सैटरडे को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है, जिसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि जोड़ों के दर्द के लिए किस तरीके से आप अपना इलाज करा सकते हैं, कैसे ट्रीटेबल है, कैसे इस पेन से आप रिलीफ हासिल कर सकते हैं। और क्योंकि हम उस दिन लाइव नहीं होते, इस वजह से हमने आज ख़ास तौर पे इस टॉपिक को डिज़ाइन किया और हमने एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी जो है, जो कि प्रोफेसर हैं, उनको हमने ख़ास मदऊ किया ताकि हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें और आपको बता सकें कि किस तरीके से आप अपने जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं और जोड़ों के दर्द से कैसे, पेन से आप कैसे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद सईद साहब, जो कि ज़बरदस्त डॉक्टर एंड रेम्यूटोलॉजिस्ट हैं हमारे पास। और मैं सबसे पहले इनसे बल्कि पूछना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है जी सर आपकी? आप कैसी हैं फ़िज़ा, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अच्छा, ये रेम्यूटोलॉजिस्ट और ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो होते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है, ये ज़रा प्लीज़ पहले बयान कर देगा, आगे चलते हैं। फ़िज़ा, इस बात को इस तरह समझ लीजिए कि जिस तरह कार्डियोलॉजिस्ट होता है और कार्डिक सर्जन, तो जब किसी को कोई दिल की तकलीफ़ का ख़दशा उसे होता है कि मुझे सीने में दर्द है, तो वो कभी भी कार्डिक सर्जन के पास डायरेक्ट नहीं जाता, वो पहले कार्डियोलॉजिस्ट को मिलता है। इसी तरह जोड़ों के इमराज़ के जो मेडिकल तरीके से जो इलाज करते हैं जो डॉक्टर्स, वो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं और इस शोबे को रूमेटोलॉजी कहते हैं। ये एक मेडिसिन की आगे ब्रांच है, सब स्पेशलिस्ट है। इसमें सर्जिकल तरीक़ों से इलाज नहीं होता, और सबसे पहले जब भी किसी को जोड़ों का दर्द को आर्जा हो तो उसको पहले रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने अच्छा बता दिया। अच्छा, जोड़ों में दर्द की जो वजूहात होती है, मैं चाहूँगी यहाँ से शुरू करें कि वो होती क्यों हैं, उसको बयान कीजिएगा। फ़िज़ा, जब हम इनको कैटेगराइज़ करें, अगर हम जोड़ों के अमराज को, तो हम इस तरह बता सकते हैं आपको कि सबसे कॉमन जो चीज़ है जो आप देखेंगे, घुटनों का जैसे दर्द है और कमर का दर्द है, जो बढ़ती उम्र के साथ है, 50 एंड अबव लोगों को हो रहा है और चलने पे ज़्यादा है, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, नीचे ज़मीन से उठना बैठना मुश्किल है, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो तो डीजेनरेशन की वजह से हैं। जो कि हमारे जोड़ों के अंदर, जोड़ हमारा आप इस तरह समझ लीजिए हड्डी है और हड्डियों के दो एंड्स के ऊपर जोड़ हैं। जिस तरह अगर ये मेरी एक आपको नज़र आ रहा है कि ये जॉइंट है और ये बोन है, ठीक है, तो इसी तरह बोन और जॉइंट का जो जॉइंट है वो बोन के एंड्स पे है। अच्छा। और इनके अंदर एक होती है चीज़, इसको गद्दी बोलते हैं हम, कार्टिलेज। कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ घिसती है। सबसे ज़्यादा ये घिसावट घुटनों में होता है। सर, ये किस एज से कम होना शुरू हो जाती है? आप ये समझ लीजिए कि जो ही आप एडवांसिंग एज की तरफ जाते हैं, 40s 50s में ही कम होना शुरू हो जाती है। और अगर हम उसका एहतियात ना करें, वज़न ज़्यादा हो, हमारी बॉडी का वेट, हाँ, इस तरह की अगर हमारे बोधोबाश है, अगर हम ज़्यादा नीचे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे बैठना होता है, काम भी नीचे बैठ के ख़वातीन करती हैं, नमाज के लिए भी हम बहुत दफ़ा दिन में झुकते हैं। मोस्टली तो यही होता है, हम झाड़ू दे रहे हैं, बैठ के दे रहे हैं,
तपड़ी लगा रहे हैं, बैठ के लगा रहे हैं, तो अब वाइपर शाइपर आ जी, जी, गए, जी। तो ये वाले जो काम वगैरह करते हैं उससे भी हो जाती है? जी बिल्कुल, अगर आप उसको कहें जो कि हाउस चोर्स हैं जो कि ख़वातीन को करने पड़ते हैं, उसमें अगर वो अपने पोस्चर का ध्यान रखें तो नहीं होंगी, लेकिन बहुत दफ़ा हम अपने पोस्चर को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और घुटनों पे बेजा वज़न आ रहा होता है, कमर पे आ रहा होता है, जिससे सर ये मुझे प्रॉब्लम एक हो सकते मैं हैं। प्रैक्टिकल भी करके दिखाना चाहूँगी कुछ लोगों को, क्योंकि हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आई थिंक ये आप सही बयान भी करेंगे कि अगर हमने कोई चीज़ नीचे से उठानी है, सपोज़, ठीक है, अब ये बोतल मैंने नीचे से उठानी है और अगर मैंने इसको उठाने के लिए मैं ऐसे उठाऊंगी, जी। ठीक है, ये सही है, या फिर मैंने इसको फिज़ा, ये अगर आपका प्रॉब्लम कमर है तो जो आपने दूसरा तरीका अख्तियार किया वही सही तरीका है, बिकॉज Okay. इसमें आपका जब झुकने से जो आपके प्रॉब्लम डिस्क का होने का खतरा था वो आपने काफ़ी मिनिमाइज कर लिया। ओके, तो दैट इज़ द Yes. राइट वे। Right. अच्छा, हम फिर घर में ये वाली गलतियाँ करते हैं, कुछ गिरा यूँ उठा लेंगे, किसी भी पोस्टर से झुक जाएंगे, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है, जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी लाइफस्टाइल की, वो हम गलत यूज़ करते हैं। Exactly. इसी वजह से हम सीवियर पेन की तरफ चले जाते हैं। जी, और Okay. लाइफस्टाइल में अगर आप मुझसे पूछेंगी कि एक चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले वज़न को अपने ऑप्टिमल रखना, Okay. क्योंकि वज़न का बहुत रोल है इस डीजनरेशन में कार्टिलेज की। अच्छा। और फिर दूसरी तरह जब हम बात करें कि वज़न के अलावा अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर या कोई चीज़ आप खुद से बेहतर कर सकते हैं अपनी, तो डाइट है। ठीक है, तो डाइट आप के अंदर कार्टिलेज की बात करें तो डाइट पे भी मैं चाहूँगी बात कर लें। महविश की कॉल है अटक से, मगर थोड़ा सा महविश वेट कीजिएगा। मुझसे बताइए, कार्टिलेज जो बनता है वो क्या ऐसी कोई सब्जियां होती हैं जैसे आलू, अरवी, बैंगन, कोई ऐसी सब्ज़ी जिसको हम खाएं तो हमारा कार्टिलेज जो है वो सही ज़रा हमें प्रोड्यूस रहेगा, बनेगा? देखिए, जब डाइट आप पूछेंगी तो मैं कहूँगा कि डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का और इस्तेमाल ज़्यादा अगर हम रखते हैं, और अगर हम इसी तरह दाल है, सब्ज़ी ज़्यादा लेते हैं और फैट्स कम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, जिस तरह चपाती, चावल हैं, ये कम कर रहे हैं, और फैट्स में मोनोसैचुरेटेड फैट जिस तरह ऑलिव ऑयल है, तो एक डाइट है जो हमारे यहाँ तो उसको राइज नहीं है वो डाइट, पर उसको मेडिटेरेनियन डाइट कहा जाता है। इसका ताल्लुक ज़रूर है कि मेडिटेरेनियन डाइट जो कि इन कंट्रीज़ जो कि मेडिटेरेनियन सी के अराउंड हैं, जैसे स्पेनिश हैं, तो आप देखते हैं कि उनकी डाइट में ऑलिव्स बहुत होते हैं, बहुत उनकी डाइट ज़्यादा, में फ़िश बहुत होती है, बिल्कुल। तो ये फ़िश, ऑलिव्स एंड वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स हम जिसे कहते हैं, तो अगर ये डाइट में आप रखें तो एक तो वेट मेंटेन रहता है, अच्छा। ठीक है, और आपकी जॉइंट हेल्थ बेहतर होती है, क्योंकि इसमें जो फ़िश है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रोल है। अब मैं थोड़ा सा वापस आपके पिछले सवाल की तरफ जा रहा हूँ, इससे पहले कि आप कॉल लें। ये जो आपने पूछा था मुझसे कि वजूहात क्या होती हैं और उसमें कितनी किस्म के होते हैं, तो मैंने आपको कॉमनेस्ट फॉर्म के बारे में तो बता दिया, कार्टिलेज। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में अवेयरनेस देना रूमेटोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी और मस्ट है, वो है सोजिश, इन्फ्लेमेशन की वजह से। अच्छा। एक तो हो गया ना घिसावट का अमल, ठीक है। दूसरा हो गया इन्फ्लेमेशन। और अच्छा। इन्फ्लेमेशन में जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है बॉडी में, कि आपकी अपनी बॉडी आपके अगेंस्ट हो जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा रिजर्वेशन के साथ मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जैसे आपकी अपनी फ़ौज है और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स उन्होंने लगाए हैं कि उन्होंने को बाहर से कोई जहाज़ आएगा तो उसको गिरा देना, पर गलती से अपना ही जहाज़ गिरा दें, हाँ। तो ये मामला देखें कितना अजीब होगा कि आपका कुव्वत मुदाफ़ियत का एक निज़ाम है, इम्यून सिस्टम, उसमें कुछ ऐसी ख़राबी आए कि वो आपकी अपनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। ये ऑटो इम्यूनिटी है। ये वो सेगमेंट है जिसके लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट चाहिए, जो कि एक फिजिशियन है जो स्पेशली ट्रेंड हुआ है इन बीमारियों के लिए। और इन बीमारियों में सरे फहरिस्त कुछ बीमारियां हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि 1% तक लोगों को कम्युनिटी में होगा। मतलब आप लोग जो है जड़ पकड़ते हैं बीमारी की, पेन किलर देके उसको छोड़ते नहीं होते। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। पेन किलर इज़ नॉट द आंसर, दिस नॉट द सोल्यूशन। ये जो बीमारियां जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ल्यूपस है, जो कि मल्टी सिस्टम बीमारी हैं, ये कभी सिर्फ सर, ये जोड़ों जो में नहीं शोल्डर भी फ्रीज हो जाता है, उसकी वजह से पूरी बॉडी आपकी रह जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो पूरी बॉडी को लॉक कर देता है। व्हाई दिस हैपन, द शोल्डर्स, यू नो? इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अच्छा। और इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि एक तो इंसान को पेन तंग करती है, लेकिन दूसरी चीज़ जो उसको तंग करती है वो उसकी वजह से जो दिक्कत है कामों में उसकी, अगर शोल्डर का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली दिक्कत है कामों में, नहाना धोना, कपड़े बदलना। तो ये जो फ्रोज़न शोल्डर है वो अमूमी तौर पे दरमियानी उम्र के लोगों में देखते हैं हम,
और इसके साथ डायबिटीज़ का बहुत ताल्लुक है। तो अच्छा। ज़ियाबीतस अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसके साथ फ्रोज़न शोल्डर होता है, लेकिन ये उसके बगैर भी हो सकता है और शोल्डर की और बहुत सारी वजूहात हैं, पर मैंने सिर्फ आपके सवाल क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर से मुताल्लिक था, हाँ। उसमें ज़ियाबीतस का ज़्यादा अमल दखल है। ओके, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ ज़बरदस्त कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं बहुत सारे, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं ही ऐसे, प्रोफेसर साहब हैं, तो उनसे तो बात करने के लिए बहुत लोग कॉल करें। हमारे पास है जवाद हुसैन, कहाँ से हैं? सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद सईद साहब। हाँ जी, अहमद सईद साहब से सवाल मेरा बड़ा मुख्तसर सा है कि ये जो जोड़ों के दर्द है, ये उम्र का कोई तकाजा है? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो कहते हैं जी मेरी तो टांगे थक गई हैं, मेरी तो कमर में दर्द है, या ये कोई मसला है या कोई उम्र का तकाजा? और मेरी बेगम है, उसके भी जोड़ों में दर्द रहता अच्छा है सवाल। अक्सर ना, घुटनों में। और हाँ, इसमें सर- कोई दवाई खाएं तो आराम आ जाता है वक्ती तौर पर, सर, लेकिन अभी- नहीं कुछ फर्क पड़ता। सर अभी आपको इसके जवाब बारे में देते हैं, अगर आप कॉल पे साथ ही रहिएगा। बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चों के लिए भी पूछ रहे हैं वो, साथ उनकी बेगम को भी हो रहा जी। है। ओवर टू यू। जवार, इसका जवाब मैं आपको इस तरह देता हूँ कि आप ऐसे मत समझें कि आप अलोन हैं इसमें। हमने एक सर्वे किया आज से कुछ बरस पहले 2019 में WHO की हेल्प से, जो नैनसुख एक इलाका है लाहौर के सबर्ब्स में। तो वहाँ जब हम 5000 लोगों का जब सर्वे हुआ तो उसमें ये पता चला कि हर 4 में से एक शख्स को कोई जोड़ों का मर्ज़ है। तो यही वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप दुनिया में भी जाएं तो यही बर्डन ऑफ रोमैटिक डिजीज़ और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है। और बच्चों को भी दर्दें होती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जो जिस तरह की दर्द आप बता रहे हैं, जो थकावट के साथ है, दिन के आखिरी हिस्से में है, वो भी पोस्चर के साथ रिलेटेड है, कभी कभार विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी है, और बैड पोस्चर, विटामिन डी, डाइट में कुछ चीज़ों की कमी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, बच्चे आजकल वर्जिश नहीं करते, खेलते एक्टिविटी भी कूदते नहीं है, हैं, मोबाइलों पे बैठे हैं। हर वक्त बैठे हैं, गैजेट्स के ऊपर बैठे हैं, जी, जैसे जी फिजा सर, बिल्कुल तो सही। अब अगर आप ये सोचें तो उससे उनकी हेल्थ मुतासर हो रही है। बच्चों को गैजेट्स उनसे लें, उनको बाहर निकालें, खेल के मैदान का कुछ सोचें, अगर के करीब है दूर है, उनको इनकरेज करें आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए। Very nice. अगर वो ये करेंगे तो तभी ये दर्दों की शिकायत कम होगी। जहाँ तक सवाल है कि फिर बढ़ती उम्र के साथ, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि बढ़ती उम्र के साथ, जिसका मैंने जिक्र किया आपको कि कार्टिलेज से कमी जब होती है और जोड़ों के अंदर फ्रिक्शन और रगड़ पैदा होती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बोलते हैं, और उसका फिर हल जो है उसी में हमने जो पहले बात की कि एक तो अपना वज़न कम रखना है और एक्सरसाइज करना है, कुछ ख़ास पट्टों की वर्जिशें होती हैं और एहतियात होती है, जिस तरह घुटनों की एहतियात है, दर्दों की कि नीचे बैठने से कुछ परहेज़ करें, ये सब चीज़ें उसमें आएँ। सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपने मुझे इसका जवाब देना है प्लीज़ कि क्या अगर इसका ट्रीट ना किया जाए, ना इसका ख्याल रखा जाए, तो ये पट्टे और जो जोड़े हैं, ये हमारी क्या हमें माजूरी की तरफ भी लेके जा सकती है? इज़ दैट रियली डेंजरस? आफ्टर द ब्रेक यू कैन आंसर। या टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और हम आज जोड़ों के दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं और आप सबको पता है कि ज़बरदस्त प्रोफेसर अहमद सईद साहब हमने बुलाए, रेमेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, और मैं उनकी एक साइड है जो कि मैं लोगों को सामने बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन को चेयर प्रेसिडेंट भी हैं, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रेमेटोलॉजिस्ट चला रहे हैं, और इतनी मैं कहूँगी कि एफ़र्ट वाला काम है, एक ऐसा दिल भी रखते हैं कि एक ऐसी NGO भी चला रहे हैं। तो ऐसे कामों में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जो लोगों की किसी सेहत के लिए काम कर रहा है, कोई इलाज के लिए काम कर रहा है। तो आप प्लीज़ इनकी जो सोसाइटी है उस पर जाकर एक बार देखिएगा, ख़ुद विज़िट कीजिएगा। और मैं डॉक्टर साहब से जो हूँ ना, यहाँ पर मैं एक बात पहले क्लियर भी कर दूँ, हमें कोई पैसे नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला ये बात करने के लिए, मगर हम लोगों की वो साइड ज़रूर दिखाते हैं जो लोगों की एफ़र्ट वाली है, मेहनत वाली है, जो दिल से और अपनी एक इंसानियत के नाते जो कोई काम करता है उसको हम सामने ज़रूर लेकर आते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये फेज़ मुझे लगा कि इनका सामने ज़रूर आना चाहिए। आप अपने किसी पेशेंट को भी ज़रूर भेजिए, जाइए इनकी सोसाइटी पे जाकर, वहाँ NGO में जाकर इलाज करवाइए, और बिल्कुल ऑथेंटिक आपको लगता है तो आप प्लीज़ इनको जो है ना फंडिंग कीजिए और ऐसे लोगों की मदद हो, लोगों को दर्द से निजात मिल सके। आप प्लीज़ बताइएगा कि सर कहाँ पर पैसे जो है वो जमा करा सकते हैं लोगों की मदद के लिए? आपका बहुत शुक्रिया फ़िज़ा, आपके काइंड वर्ड्स का। बहुत ज़रूरी है जी इस बात की आगाही देना पहले कि ये जोड़ों के अमराज जो हैं इनका इलाज मौजूद है। ये इलाज जब शुरू में इब्तिदा में अगर तशख़ीस हो जाए रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तो कुछ 5,000 रुपये महीने में भी हो सकता है, पर अगर वही मरीज़ लागर हो जाए, उसको माजूरी हो जाए, आपने मुझसे थोड़ी देर पहले अभी वक्फे में पूछा था क्या इन बीमारियों से माजूरी भी हो सकती है, तो मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ मैं इसको ज़रूर टच करूँगा कि
कि डिसेबिलिटी बहुत बुरी चीज़ है माजूरी। पेन के साथ रहना, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाता है। वो शख्स, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, वो एक खाली बोझ ही नहीं अपनी फैमिली के लिए बन जाता, वो पूरी कम्युनिटी के लिए बोझ बन जाता है, वो पूरी फैमिली सफ़र करती है। वाकई। तो जब आप ऐसे पेशेंट को रिहैबिलिटेट कर दें, उसका इलाज वक्त पे कर लें, तो वो कुछ आप सालाना कह दीजिए कि वो 20 से 25 हज़ार रुपये में इलाज हो सकता है। पर अगर उसको देर से वो हम तक पहुंचेगा रूमेटोलॉजिस्ट तक, तो उनको फिर जो अद्वियात चाहिए होंगी वो ज़्यादा महंगी होंगी, और फिर जब बहुत ख़राब जोड़ हो जाएंगे तो जोड़ों की तब्दीली चाहिए होगी। हमारी शुरू में बात हुई थी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन में और रूमेटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास उसको भी जाना होगा और वो घुटना तब्दील होगा, हिप तब्दील होगा, जो कि लाखों में होता है। तो एक चीज़ जो आप कुछ हज़ारों में इलाज इब्तदा में कर सकते हैं, वो बाद में आपको लाखों की पड़ जानी और दर्द अलग। तो जी। सना की कॉल शामिल करना चाहेंगे सर? कॉल्स हमें इतनी ज़्यादा आ रही है, मगर हम सो सॉरी, हम बहुत कम कॉल अटेंड करें अभी, मगर आई ट्राई टू पिक। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फिजा? जज़ाकल्लाह। सना जी बताइएगा क्या मसला है? एक्चुअली मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरे ना बहुत अरसे से राइट शोल्डर में जहाँ पे जॉइंट होता है, वो काफ़ी अरसे से एक मेरी लिमिटेड मूवमेंट हो गई है। यानी जैसे मेरे राइट पे है तो अगर मैं लेफ्ट पे करूँ तो मुझे बहुत दर्द होती है, जैसे चेंजिंग क्लोथ या नहाने में, और अगर सर्टन कभी एकदम किसी और तरफ मूव हो तो वहाँ बहुत दर्द होती है। इसी तरह मेरी नी में भी कभी कभी होता है कि एकदम जैसे उठते हुए एक राइट साइड पे कभी कभी एकदम दर्द सी हो जाती है। तो ये क्या मेरी मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये मैं आर्थराइटिस है ये मुझे, या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है सना? आई एम सॉरी। 40 प्लस है। सर, अब बात वही आ जाती है कि पहले तो आपका मुआयना चाहिए, आपको अपने करीबी देखना है, रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना है। फाइंड अ रूमेटोलॉजिस्ट एक वेबसाइट है जो पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रूमेटोलॉजी की है। मैं पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रूमेटोलॉजी का प्रेसिडेंट हूँ। उस पर एक एफर्ट हमारे कॉलीग्स ने की है बहुत अच्छी, जिसमें अगर आप www.park.rheumatoology.org.pk पे जाएं तो वहाँ सिटी वाइज आपको फाइंड अ रूमेटोलॉजिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी। तो उसके ऊपर आप जाकर अपने करीब तरीन रूमेटोलॉजिस्ट को मिलें। ये बात ज़रूर है कि रूमेटोलॉजिस्ट अभी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा नहीं है, 150 रूमेटोलॉजिस्ट हैं करीब करीब, और मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, तो हम सब उन सब मरीज़ों को नहीं देख पाते। और ये इसी इम्कान के मद्देनज़र हमारा बहुत तवज्जो इस वक्त फ़िज़ा, आपकी तवासुत से मैं बताना चाहूँगा, ट्रेनिंग पर है, ट्रेनिंग ऑफ द स्पेशलिस्ट। तो जिस फाउंडेशन की आपने बात की उसकी बानी जो हैं प्रोफेसर निगहत मीर अहमद हैं, प्रोफेसर सुमैरा फरमान राजा हैं, दोनों मेरी उस्ताद हैं। और उनसे मैंने जो सीखा अब आगे मैं उनके साथ मिलकर आगे एज ए ट्रेनर और सिखा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स इन पाकिस्तान के जो एक्रेडिटेड सेंटर्स हैं, जिसमें नेशनल हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर है जहाँ पर हम ट्रेन कर रहे हैं, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा हमारे ट्रेनीज़ निकल कर मेयो में गए हैं, गंगाराम में गए हैं, शेख ज़ायद में सेंटर्स मौजूद हैं। तो शहर के अंदर मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों में अब ये रूमेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लाहौर शहर में, इसी तरह बड़े शहरों में रावलपिंडी में हैं, इस्लामाबाद में हैं। हमारे अपने ट्रेन किए हुए आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन की फैकल्टी से जो ट्रेन होकर लोग कोयटा में गए हैं, वहाँ इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया रूमेटोलॉजी का, पारा चिनार में गए हैं, पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब जगह जगह वो कहते हैं कि ना जैसे कि सीड जो है ना वो सो हो गए हैं और वो ख़ुद से अब तनावर दरख्त बनेंगे। और फिर ये जो हमारी आगाही की मुहिम है उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोग बर वक्त मुआलिज तक पहुँचें और वो माजूरी से बच सकें। सर एक और कॉल है आसिफ की। अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी। वालेकुम जी, क्या पूछेंगे, क्या प्रॉब्लम है? जी मैडम, इस तरह है ना कि ये मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और ये तकरीबन 6-7 महीने पहले शुरू हुआ था। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? जी, और ये 6-7 महीने पहले शुरू हुआ था और मेरा जो यूरिक एसिड है वो भी लिमिट के अंदर है। अच्छा, यूरिक एसिड भी लिमिट के अंदर है, मतलब कि वो नॉर्मल आ रही है। नॉर्मल आ रहा है। आपकी एज क्या है? सॉरी, आवाज करके। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी में 55 ईयर्स है। 55। जी सर बताइएगा इलाज पे। जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो तकलीफ़ है क्योंकि उन जोड़ों में है जो कि वज़न हमारा उठाते हैं और घुटनों के अंदर तकलीफ़ अमूमी तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चलने फिरने पे जिसमें दिक्कत, उठने बैठने में हो रही है आपको।
तो जो हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था हमने जहाँ से, जिसमें हमने आपको सेल्फ़ मैनेजमेंट यानी खुद से अगर कोई चीज़ अगर आप करना चाहें तो एक तो एहतियात है और कुछ वर्जिशें हैं, करीबी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को मिलिए और उससे घुटने की वर्जिशें सीखिए, एहतियात सीखिए और अपने वज़न में अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो पता कीजिए, मालूम कीजिए, किसी अच्छे फिजिशियन से रब्ता करके अपने वज़न को कम कीजिए। नरगिस परवीन जी हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी? मैम वर्जिश का तो मैं करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे और बताएं कि मैं इसमें क्या दवाई एडवाइस करूँ। वो वर्जिश वगैरह तो करती हैं, कोई ऐसी और भी दवाई उनको जो बता दें कि जिससे उनको आराम आ जाए। आपको दर्द एग्जैक्टली कहाँ ज़्यादा है? जी दर्द आपको ज़्यादा कहाँ फील होता है? दर्द मेरे पट्ठों में होता है मैम। पट्ठों में दर्द होता है। जी। जी सर, थैंक यू सो मच। जी, आपको जी ये बहुत अच्छा है कि नरगिस की तवासुत से हमें ये भी बात पता चल गई कि जब जिस्म के अंदर दर्द जो है वो कभी आपके जोड़ों में होगा और कभी आपके पट्ठे भी हो सकते हैं, वो जैसे कमर है, कंधे हैं, गर्दन है, तो उसमें भी पोस्चर का बहुत अमल दखल है। तो पोस्चर की अपनी केयर करना और वर्जिश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल, अगर नरगिस आपकी उम्र 50 से ज़ायद है तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम लेना है दूध दही की सूरत में, और नहीं तो कुछ सप्लीमेंट भी आप कैल्शियम का लें जिससे आपके प्रॉब्लम्स, हड्डियों का भुरभुरापन होने का इम्कान कम हो जाए। डॉक्टर साहब आपका मुझे टाइम दोबारा चाहिए होगा, मैं लाइव बोल रही हूँ, इतनी कॉल्स आ रही हैं, मैं तो मुझे अफसोस हो रहा है मैं किसी की तो मदद ना कर सकूँ, तो क्या फ़ायदा मेरा यहाँ पे बैठने का, मुझे नहीं पता। आप अभी बोल के जाएं, मुझे जब मैं बुलाऊंगी फौरन आप बुलाएंगे फिजा हम तो हाजिर हो जाएंगे। मैं इन्हीं लोगों के लिए तो शो करती हूँ। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे और नेक्स्ट हमसे वादा कर चुके, हम दोबारा इनको मदु करेंगे। जोड़ों के दर्द की जो इश्यूज़ जो प्रॉब्लम है वो हम बात करेंगे, क्योंकि ऑर्थराइटिस डे मनाया गया सैटरडे को, हमने ख़ास उसकी अवेयरनेस पे आज शो किया। अपना ख़ास ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आपके हड्डी पट्ठे जोड़ सब सही होंगे तो आपसे सारा काम होगा दुनिया में और आप कुछ करने के काबिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।